अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु गेहूं की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक, मसूर की अधिक उपज देने वाले किस्में और बुआई प्रबंधन, किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, अतः आपको इसकी वैज्ञानिक बुआई तकनीक की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आपको इस फसल से अधिक उपज मिल सके। इसीलिए गेहूं बुआई तकनीक की जानकारी के लिए आज हम आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एपी राकेश से। रबी की एक महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। गेहूं के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु उन्नत बीज है। तो उसमें के लिए जो अनुशंसित प्रभेद है, उसमें जो नई प्रभेद है उसमें HD 2967, जिसकी जो है परिपक्वता अवधि 130 से 135 दिन है और इसकी उपज क्षमता जो है 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त HD 2824, HD 2733, KA 0307, PBW 343, इसके भी परिपक्वता अवधि 130 से 135 क्विंटल है एवं उपज क्षमता जो है लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त जो समय से बुआई के लिए अनुशंसित प्रभेद है उसमें कि 9107, जिसकी परिपक्वता अवधि 130 से 135 दिन है एवं इसकी उपज क्षमता 45 से 50 क्विंटल है। 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई को उन्नत बीज के साथ के प्रयोग के साथ अपने बीज का बीजोपचार कर लेना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें मिला करके बोरे से ढक देते हैं। इस तरह किसान भाई समय से अपने गेहूं की बुआई कर अच्छी उपज ले सकते हैं। तो गेहूं से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप इसकी बुआई करते समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह। सिंचित समय से गेहूं की बुआई के लिए जो बुआई की तिथि होगी वह 20 नवंबर से लेकर के अंतिम नवंबर तक। लास्ट ईयर यानी गत साल एक हमारे यूनिवर्सिटी यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक गेहूं का प्रभेद विकसित किया गया है जिसका नाम है सबौर समृद्धि। सबौर समृद्धि गेहूं की एक ऐसी प्रभेद है जिसकी बुआई आप सिंचित अवस्था में 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं कई प्रकार की भूमियों में पैदा होता है, परंतु मध्यम और भारी भूमि इसके लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं। भूमि का pH स्तर, क्षारीयता व अम्लीयता 6.5 से 7 तक रहनी चाहिए।
असिंचित क्षेत्रों में वर्षा काल में ही 2-3 बार बखर चला देना चाहिए। इससे वर्षा के पानी का समुचित उपयोग हो जाता है और भूमि में नमी संरक्षण किया जा सकता है। सिंचित क्षेत्रों में खरीफ फसल के काटने के तुरंत बाद ही जमीन की परिस्थिति के अनुसार जुताई करें। यदि खेत कड़ा हो और जुताई संभव न हो तब एक सिंचाई देकर जुताई करें। 2 या 3 बार बखर या हल चलाकर जमीन को भुरभुरी बना लें। अंत में पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लें। इसमें बीज की जो मात्रा होगी, यदि आप पंक्ति में बुआई करते हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज रखेंगे। यदि छींटा विधि से बुआई करते हैं तो करीब 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज अपनाएंगे। इससे पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी 23 सेंटीमीटर एवं इसमें फर्टिलाइजर यानी केमिकल फर्टिलाइजर का डोज होगा वह होगा नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फेट 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 60 किलोग्राम एवं फास्फेट एवं पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई करने के पूर्व अंतिम जुताई के पहले खेत में डाल देंगे और जुताई करके आप गेहूं की बुआई कर देंगे। गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट 100 से लेकर 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के करीब 15-20 दिन पूर्व खेत में अवश्य डाल दें। तो किसान भाई इन तरीकों को अपना करके आप सिंचित अवस्था में कम खर्च में अधिक से अधिक उपज अपने खेत में प्राप्त कर। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मसूर की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई मसूर की बुआई परंपरागत ढंग से करते हैं, जिससे उन्हें कम उपज मिलती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार पर की जाए तो आप इस फसल से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किस तरह से करें मसूर की बुआई, आइए जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना की एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरला यादव से। इसमें मिट्टी की जो जरूरत है, जो खेत की मिट्टी है वो भारी से दोमट मिट्टी होनी चाहिए और इसमें मिट्टी दोमट से भारी मिट्टी ज़रूरी होती है और उसमें मिट्टी में पानी का सही निकास होना चाहिए। जो इसमें खेत की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल चने की तरह ही करते हैं। एक गहरी जुताई करते हैं, 2 साधारण जुताई करते हैं, फिर पाटा दे करके खेत को तैयार किया जाता है। और जो इसकी बीज दर है वो है, यदि हम समय से बुआई कर रहे हैं तो 40 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है और यदि पछेती बुआई है और उत्तरा बुआई है तो उसमें बीज दर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी हम उर्वरक डालते हैं उसमें अगर हम जो है गोबर की खाद का प्रयोग करें तो अच्छा होगा और साथ में रासायनिक खादें भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस की, 20 किलोग्राम पोटेशियम और गंधक की आवश्यकता होती है। यदि हम संपूर्ण खेत में मसूर की खेती कर रहे हैं तो ये सारे उर्वरक एक साथ पड़ जाते हैं। यदि हम उत्तरा में कर रहे हैं, जैसे कि धान की खड़ी फसल में हम मसूर की बुआई कर देते हैं और यह लगभग 15 दिन पूर्व करते हैं और धान काटने के पश्चात उसमें नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं, जो कि यूरिया के रूप में करते हैं। आधा फास्फोरस डालते हैं, पूरा पोटेशियम और गंधक डाल देते हैं। जो आधा फास्फोरस बचा हुआ होता है वो जब फूल आने के समय और फलियां बनने के समय आधी आधी मात्रा में डाल देते हैं, जिससे कि फसल अच्छी होती है।
में जैसे पंत मसूर 3 है, 4 है, 232 है, 406 है, ये रतुआ रोग होता है मसूर में, उसके लिए अवरोधी भी हैं ये किस्में। तो इनको किसान भाई अपने खेतों में इन किस्मों को उगा सकते हैं। और इसका जो बीजोपचार करते हैं वो राइजोबियम से करते हैं। और जैसा कि 200 ग्राम का जो राइजोबियम पैकेट होता है वो 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। बीजोपचार दोपहर के बाद करें और उसको छाया में ही सुखाएं बीज को, दूसरे दिन सुबह उसकी बुवाई कर दें। अब आइए बात करते हैं बुवाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, सामान्य समय में मसूर की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा देरी से बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए तथा बीज को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं निदाई एवं गुड़ाई की। खेत में अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो कि फसल से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही इनके कारण फसल में अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप भी होने लगता है। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खेत में हैंड हो या डोरा चलाकर खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, या फिर आप खुरपी के माध्यम से भी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 15 से 25 दिन बाद क्यूजेलोफास 0.700 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। 2 सिंचाई आवश्यक होती हैं, एक तो फूल निकलने से पूर्व और दूसरा जब फलियां बन रही हों तो उस समय सिंचाई करना लाभदायक होगा। इसकी पैदावार 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है और जो भी फसल की अवधि है वो 120 से 140 दिन की होती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। टमाटर की फसल से अधिक उपज लेने हेतु रोपण के समय आवश्यक कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। टमाटर की जाड़े वाली फसल के लिए जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाली होगी उनके पौधे रोपण हेतु तैयार हो गए होंगे, लेकिन आप टमाटर की फसल से भरपूर उपज तभी ले सकते हैं जब आप रोपण का सही तकनीक से प्रयोग करेंगे। इसीलिए टमाटर की सही रोपण तकनीक क्या है, इसकी जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IN शुक्ला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टमाटर सब्जी की बहुत ही प्रमुख फसल है। इस समय जो पौध खेत में हमारी तैयार हो गई है उनको उखाड़ करके हम मुख्य खेत में लगाते हैं। लगाने से पूर्व हम खेत की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपनी सुविधानुसार उसमें क्यारियां बना लेते हैं तथा जल निकास आदि की अच्छी व्यवस्था रखते हैं। जहां तक उर्वरकों की बात है तो इसमें हम खेत की तैयारी के समय ही 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को खेत में एक सार मिला देते हैं। अंतिम जुताई के बाद जब हम खेत को समतल कर लेते हैं तो उससे पहले ही रासायनिक उर्वरकों का भी हम इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं। इनमें जो सीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उसमें हम 100 से 150 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं तथा जो असीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उनके लिए हम 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसमें 1/3 नत्रजन की मात्रा, पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हम अंतिम जुताई के समय ही अथवा रोपण से पहले खेत में मिला देते हैं। शेष मात्रा जो हमारी नत्रजन की बचती है उसको हम 25 से 30 दिन तथा 40 से 45 दिन की अवस्था पर 2 बराबर भागों में बांट करके इस समय खेत में छिड़काव के रूप में देते हैं। इस प्रकार से अगर हम
उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उपज अच्छी होगी। जहां तक उन्नतशील प्रजातियों की बात है, उसमें प्रमुख रूप से काशी विशेष, टमाटर की जो आज़ाद टमाटर 1, अविनाश 2 आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनको आसानी से बाजार में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, जिनका भी समय से आपको बीज मिल जाए, उनकी आप 1 माह पूर्व, रोपण से 1 माह पूर्व नर्सरी डाल करके जब टमाटर के पौधे 4 से 5 पत्तियों अथवा 1 माह के हो जाएं, तो इनको हम मुख्य खेत से उखाड़ कर, नर्सरी से उखाड़ करके मुख्य खेत में रोपण कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम बुआई की और रोपाई की विधि की बात करते हैं तो इसमें जो सीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उनकी कम दूरी रखते हुए हम 50x50 अथवा 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रोपण करते हैं, तथा जो असीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उनको 50x60 सेंटीमीटर तथा अथवा 50x75 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रोपित करते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के जीवन लाल वर्मा ने। आपने पपीते के बाग में सफेद मक्खी के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में होने लगी है, किसान इसको पसंद करने लगे हैं। तना गलन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है और उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, तने के पास में आप 1.5 फीट चौड़ी एक ऊंची मेड़ बना देंगे और उसके दोनों साइडों में आप 1.5 फीट की नाली बना करके उसमें पानी देंगे। पानी देने की फ्रिक्वेंसी वैसे तो मिट्टी के प्रकार पे निर्भर करती है, फिर भी 3 से लेके 7 दिन के अंतर पे पपीते को पानी देना आवश्यक होता है। अगर आपके खेत में पानी की कमी है तो दोनों नालियों में जहां आप पानी दे रहे हैं उनको आप कवर करके मल्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे पानी का जो होने वाला नुकसान है वाष्पन के द्वारा उसको आप रोक सकते हैं। 6 महीने के बाद इसमें पुष्पन की क्रिया शुरू होती है। 6 महीने पे जैसे ही पुष्पन की क्रिया शुरू होती है, इसमें न्यूट्रिशन की दूसरी डोज देनी आवश्यक होती है, जिसमें 10 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास हमें जड़ क्षेत्र में डालना होता है। जड़ क्षेत्र में आप छोटी नाली बना करके या अच्छी सी गुड़ाई करके आप उसको ज़मीन में मिक्स कर दें और उसके तुरंत बाद में हल्की सिंचाई करें, एवं उसके बाद दी जाने वाली 4 सिंचाइयों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देवें। लगभग 9 महीने की फसल पे फल पकना शुरू होता है और जैसे ही प्रथम तुड़ाई आप करते हैं उसके बाद में पुनः खाद एवं उर्वरक की तीसरी डोज देनी आवश्यक होती है। प्रथम तुड़ाई में हम लगभग एक पौधे से 3 से 4, 2 से 3 किलो के फल तोड़ते हैं, तो ऐसे में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खल एवं 50 ग्राम NPK बोरेक्स। अगर इसमें प्रथम तुड़ाई में पौधे पे जो लगने वाले फल हैं अगर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो बोरेक्स की आवश्यकता हो जाती है। 30 से 50 ग्राम बोरेक्स हमें प्रति पौधे के हिसाब से देना होता है। इसको आप गोबर की खाद में अच्छे तरीके से मिला करके काम में लेवें, तो आगे आने वाली जो भी तुड़ाई है उसमें फलों का आकार और फलों की शेप जो है अच्छी बनी रहेगी। 9 महीने के बाद दी जाने वाली पोषण प्रबंधन के बाद में हमें नियंत्रित रूप से फल मिलते रहते हैं, परंतु ये ध्यान रखिए इसके बाद में इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसमें लगने वाला प्रमुख कीट सफ़ेद मक्खी है जो पत्तियों का रस चूसता है, और इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की
5 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करें एवं 15 से 20 दिन के अंतर पे इस छिड़काव को दोहराते रहें। कीटनाशी दवाई के छिड़काव के बाद आप जो फलों की तुड़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय दें, उसमें के तुरंत बाद में आप फलों की तुड़ाई नहीं करें। फफूंद से लगने वाली प्रमुख बीमारियों में इसमें पत्ती धब्बा रोग एवं फल सड़न की समस्या आती है। इससे बचने के लिए हमें मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके 15 दिन के अंतर पे 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। कई बार इसमें मिली बग का प्रकोप भी देखा जाता है, वो विशेष रूप से बाढ़ के पास वाली लाइन पे सबसे पहले दिखाई देता है। सफ़ेद रंग का एक रुई के समान एक कीट होता है जो तना, पत्तियां, फल का रस चूस करके अपनी संख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी करता है। इसके लिए प्रोपेनोफॉस 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए एवं पौधे के निचले भाग में जड़ क्षेत्र में क्लोरोपाइरीफॉस की 5 ml मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके प्रति पौधे के हिसाब से देकर के पूर्ण रूप से नियंत्रित पाया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लाभ और इसके कार्यविधि, अधिक उपज देने वाली चना की किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।